इस वीडियो में हम आधुनिक हिंदी कविता में भारत भारती के भविष्य खंड से आपके पाठ्यक्रम में जो दो काव्यखंड संकलित हुए हैं, कवि और शिक्षा, उसकी सरल व्याख्या को देखने वाले हैं। इसकी व्याख्या करने से पहले मैं आपको मैथिली शरण गुप्त जी का संक्षिप्त परिचय बता दूंगा, उसके बाद मैं इसकी व्याख्या करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को झांसी के निकट चिरगांव में हुआ था। इनके बचपन के संदर्भ में एक रोचक किस्सा है। उनके बचपन का नाम मिथिलाधीप नंदन शरण था, लेकिन विद्यालय के रजिस्टर में इतना बड़ा नाम नहीं अट रहा था, इसलिए इनका नाम मैथिली शरण कर दिया गया। धनाढ्य वैश्य घराने में जन्म लेने के कारण इनके नाम में गुप्त शामिल हो गया। वह बचपन में स्वर्णलता नाम से छपे लिखते थे, फिर किशोरावस्था में ऋषिकेश या ऋषिकेंदु नाम आदि भी प्रयोग करने लगे। उन्होंने अनुवाद का कार्य मधुप नाम से किया और भारतीय और नित्यानंद नाम से अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कविताएं लिखी। साहित्य जगत उन्हें दद्दा नाम से पुकारता है। उनकी प्रमुख कृति भारत भारती स्वतंत्रता संग्राम के समय व्यापक प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में वह खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। पद रचना की ओर उनका झुकाव लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हुए हुआ था। आरंभ में ब्रजभाषा में काव्य सृजन किया और संस्कृत छंदों में अनेक अन्य उक्तियाँ लिखी। राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक नैतिकता और मानवीय उत्थान उनके काव्य का उत्स है। उनकी कृतियों में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य बोलता है। वह मानववादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि थे। उनके 2 महाकाव्य, 20 खंड काव्य, 17 गीति काव्य, 4 नाटक और गीति नाट्य, 2 संस्मरणात्मक गद्य कृतियाँ, 4 निराख्यानात्मक निबंध और 18 अनुदित रचनाएं उपलब्ध हैं। इनके काव्य गुरु द्विवेदी युग के युग प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन के समय इन्हें एक बार फटकार लगाई थी, जिसके बाद मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि बनने के लिए अग्रसर हुए। ये अब हम भारत भारती के भविष्यत खंड में जो आपके पाठ्यक्रम में कवि काव्य खंड संकलित हुआ है उसकी व्याख्या करते हैं, उसे पढ़ते हैं। इसके पहले पद में मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं, करते रहोगे पृष्ठ पोषण और कब तक कवि बरो, रिच कुछ कटाक्षों पर ही अब तो न जीते जी मरो, है बन चुका सूची असूची अब तो कुरुचि को छोड़ो भला, अब तो दया करके सुरुचि का न तुम यूँ घोटो गला। इस पद में गुप्त जी ने तत्कालीन कवियों को तीव्र स्वर में ललकारते हुए पूछा है कि वे कब तक पुरानी कविताओं का दोहराव यानी पृष्ठ पोषण करते रहेंगे। वे कहते हैं कि अब तक कवि नारी सौंदर्य के अंगों का ही वर्णन करता रहा है, किंतु अब समय आ गया है कि इस विषय से हटकर सार्थक रचना की जाए। पवित्र कविता अब अशुद्ध हो चुकी है और सुरुचि यानी सज्जनों के जो भाव है उसका गला घोटा जा रहा है। कवियों से आग्रह किया गया है वे अपनी रुचि को शुद्ध करें और कविता को सच्चे मार्ग पर लाएं। इसके बाद दूसरे पद में कवि लिखते हैं, आनंद दात्री शिक्षा है सिद्ध कविता कामिनी, है जन्म से ही वह यहाँ श्री राम की अनुगामिनी, पर अब तुम्हारे हाथ से वह कामनी ही रह गई, ज्योत सना गई देखो अंधेरी यामिनी ही रह गई। यहाँ गुप्त जी कविता को एक सुंदर कामिनी यानी नारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो आनंद देने वाली है एवं शिक्षिका है, ज्ञान देने वाली है। आदर्श रूप में वह श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम का अनुसरण करती है, परंतु अब वह पवित्रता खो चुकी है और उसका उज्जवल रूप नष्ट हो चुका है। पूर्व काल की ज्ञान प्रद ज्योत्सना लुप्त हो गई है, अब केवल अंधकार ही अंधकार बचा हुआ है। इसके बाद अगले पद में गुप्त जी लिखते हैं, अब तो विषय की ओर से मन की सुरति को फेर दो, जिस ओर गति हो समय की उस ओर मति को फेर दो, गाया बहुत कुछ राग तुमने योग और वियोग का, संचार कर दो अब यहाँ उत्साह का उद्योग का।
यहाँ कवि परिवर्तन की मांग करते हैं। वह कहते हैं कि अब विषय वासनाओं से मन को हटाकर समय की दिशा में बढ़ाना चाहिए। पहले बहुत प्रेम, विरह, श्रृंगार की कविताएं लिखी जा चुकी है। अब देश को कर्म, उद्योग और जागृति की आवश्यकता है। कवियों से अनुरोध है कि वे उत्साह भरने वाले प्रेरणादायक कविता लिखें, प्रेरणादायक गीत लिखें। इसके बाद अगले पद में गुप्त जी लिखते हैं, मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए बल्कि उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्यों आज रामचरितमानस शब्द कहीं सामान्य है, शतकाव्ययुत उसमें परम आदर्श का प्राधान्य है। यहाँ गुप्त जी कहते हैं कि केवल मनोरंजन कविता का साधन नहीं होना चाहिए, उसमें नीति, उपदेश और सामाजिक सुधार का तत्व होना चाहिए। रामचरितमानस को आदर इसलिए मिला क्योंकि वह आदर्शों से परिपूर्ण है। यही आदर्श कविता को महान बनाता है। इसके बाद 5वें पद में गुप्त जी लिखते हैं, धैर्य चरितों को धैर्य से कभी ही मिलाना जानते, वो ही नितांत पराजितों को जय दिलाना जानते। होते न पृथ्वीराज तो प्रतापव्रती कहाँ, एथेंस कैसे जीतता होता न यदि सोलन वहाँ। यह पद कविता की शक्ति को दर्शाता है। कवियों के पास धैर्यहीनों को धैर्य देने और पराजितों को विजय दिलाने की क्षमता होती है। यदि पृथ्वीराज जैसे वीर न होते तो महाराणा प्रताप प्रेरणा कहाँ से लेते। यदि सोलन, जो कि एक ग्रीस का दार्शनिक था, अगर वो न होते तो एथेंस सभ्यता कहाँ होती। यह बताता है कि नायकों और कवियों ने समाज को जागृत करने में कितना योगदान दिया है। इसके बाद 6ठे पद में गुप्त जी लिखते हैं, संसार में कविता अनेकों क्रांतियाँ है कर चुकी, मुझे मनों में वेग की विद्युत प्राभाएं है भर चुकी है। अंधा सा अंतर जगत कवि रूप सविता के बिना, सद्भाव जीवित रह नहीं सकते सुकविता के बिना। इस पद में गुप्त जी कविता की भूमिका को क्रांति प्रेरक के रूप में चित्रित करते हैं। कविता ने न केवल अनेकों क्रांतियों को जन्म दिया है बल्कि निराश मनों में भी ऊर्जा का संचार किया है। बिना कवि रूपी सूर्य के अंतर जगत अंधकारमय हो जाता है। अच्छे भावों को जीवित रखने के लिए श्रेष्ठ कविता की आवश्यकता है। इसके बाद 7वें तथा इस काव्यखंड के अंतिम पद में कवि लिखते हैं, मृत्य जाति को कभी ही जिलाते रस सुधा के योग से, पर मारते हो तुम हमें उल्टे विषय के रोग से। कवियों उठो अब तो अहो, कवि कर्म की रक्षा करो, बस नीच भावों का हरण कर ऊंच भावों को भरो। गुप्त जी कहते हैं कि कविता वह अमृत है जो मृत प्राय जातियों को जीवन देती है, लेकिन जब कवि विषय वासनाओं में लिप्त हो जाते हैं तो वही काव्य समाज को मारने का रोग बन जाते हैं। वे कवियों से आग्रह करते हैं कि वे नीच भावों को छोड़कर उच्च प्रेरणादायक राष्ट्रोत्थानकारी भाव से कविता को भरें। निष्कर्षतः इस काव्यखंड में मैथिली शरण गुप्त जी ने कवियों को राष्ट्रोत्थान, नैतिकता और आदर्श की पुकार करते हुए वे उन्हें आत्मसमीक्षा के लिए प्रेरित करते हैं और कविता को जन जागरण, सुधार और चेतना का माध्यम मानते हैं। यह एक आह्वान है सृजन के पुनरुत्थान का। आइए अब हम जो हमारे पाठ्यक्रम में दूसरा काव्यखंड संकलित हुआ है, शिक्षा, उसकी व्याख्या को देखते हैं। इसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने शिक्षा के महत्व और राष्ट्र के लिए उसकी अनिवार्यता को उजागर किया है। तो इसकी पहली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है, सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में, शिक्षा बिना ही पढ़ रहे हैं आज हम सब कलेश में। शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्य पात्र है, शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र है। मैथिली शरण गुप्त जी शिक्षा को राष्ट्र का सर्वोच्च कर्तव्य मानते हैं। वो कहते हैं कि यदि देश में कलेश, झगड़े और अव्यवस्था फैली है तो उसका मूल कारण अज्ञानता है। बिना शिक्षा के कोई भी मनुष्य योग्य पात्र नहीं बन सकता और बिना योग्य नागरिकों के
किसी भी समाज या राष्ट्र का कल्याण संभव नहीं है। अतः शिक्षा के बिना सुधार की कोई भी आशा केवल एक मिथ्या कल्पना रह जाएगी। इसके बाद अगली पंक्ति में वो लिखते हैं कि जब तक अविद्या का अंधेरा हम मिटावेंगे नहीं, तब तक समुज्ज्वल ज्ञान का आलोक पावेंगे नहीं, तब तक भटकना व्यर्थ है। सुख सिद्धि के संधान में पाए बिना पथ पहुँच सकता कौन इष्ट स्थान में। यहाँ गुप्त जी शिक्षा को प्रकाश और मार्गदर्शक के रूप में चित्रित करते हैं। जब तक हम अज्ञानता के अंधकार को नहीं मिटाते हैं और ज्ञान की ज्योति को नहीं अपनाएंगे, तब तक किसी भी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। जैसे बिना रास्ता जाने कोई अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, वैसे ही शिक्षा के बिना राष्ट्र या व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता है। इसके बाद की पंक्ति में वे कहते हैं, वे देश जो है आज उन्नत और सब संसार से चौंका रहे हैं नित्य सबको नव नवाविष्कार से, बस ज्ञान के संचार से ही बढ़ सके हैं वे वहाँ, विज्ञान से ही गगन में चढ़ सके हैं वे वहाँ। गुप्त जी विदेशों की उन्नति का कारण शिक्षा और विज्ञान को बताते हैं। वे कहते हैं कि जिन राष्ट्रों ने शिक्षा को प्राथमिकता दी, वे आज नवाचार और खोजों के द्वारा पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर रहे हैं। उनकी तरक्की का मूल कारण ज्ञान और विज्ञान का विकास है, जिससे वे आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगे हैं। इसके बाद की पंक्ति में वो लिखते हैं, विद्या मधु सहकार करती सर्वथा कटुनिम्ब को, विद्या ग्रहण करती कलो से शब्द को प्रतिबिंब को, विद्या जड़ों में भी सहज ही डालती चैतन्य है, हीरा बनाती कोयले को, धन्य विद्या धन्य है। यहाँ शिक्षा की रूपांतरणकारी शक्ति को दर्शाया गया है। जैसे नीम की कटुता को मधुर सहवास से बदला जा सकता है, वैसे ही शिक्षा कठोर हृदयों में भी करुणा और संस्कार भर देती है। शिक्षा शब्दों को कलात्मक बनाती है, मूर्त विचारों में चेतना भरती है और साधारण को असाधारण बनाती है। इसलिए कवि कहते हैं, विद्या धन्य है, धन्य है विद्या धन्य है। उसके बाद की पंक्ति में कवि लिखते हैं, विद्या तीनों का पथ पलों में पार है करवा रही, विद्या विविध वैचित्र्यों के भंडार है भरवा रही, गति सिद्धि उसकी हो चुकी आकाश में पाताल में, है वह मरो को भी जिलाना चाहती कुछ काल में। शिक्षा न केवल जीवन को गति देती है, बल्कि समय और दूरी की सीमाओं को भी समाप्त कर देती है। वह मनुष्य को वैज्ञानिक चमत्कारों का अधिकारी बनाती है। वह आकाश तक पहुंचाता है, पाताल की गहराइयों में उतारता है और मृत्यु को भी चुनौती देने की क्षमता प्राप्त करता है। यहाँ शिक्षा की वैज्ञानिक और चमत्कारी शक्तियों का चित्रण कवि मैथिली शरण गुप्त ने किया है। इसके बाद के पद में वो लिखते हैं, पाया हमी से था कभी जो बीज वह वर्ग विज्ञान का, उसको दिया है दूसरों ने रूप रम्योद्यान का, हम किंतु खो बैठे उसे भी जो हमारे पास था, हाँ दूसरों की वृद्धि में ही क्या हमारा ह्रास था। गुप्त जी भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की ओर संकेत करते हैं। विज्ञान और ज्ञान का बीज कभी भारत में बोया जाता था, पर आज वह बीज विकसित देशों ने एक सुंदर उद्यान के रूप में विकसित कर लिया है, जबकि भारत स्वयं उसे संभाल नहीं पाया। यह राष्ट्रीय आत्मालोचना है। हमारे पतन का कारण यह नहीं है कि दूसरे बढ़े हैं, बल्कि यह है कि हमने अपनी धरोहर को खो दिया है। यहाँ गुप्त जी हमारी गौरवशाली परंपरा की बात करते हैं। जब भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था, विदेशों से लोग यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते थे, पर आज वो ज्ञान उनके पास पहुँच गया है और हम ज्ञानहीन दशा में पड़े हुए हैं। इसका उल्लेख यहाँ उन्होंने किया है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि गुप्त जी की दृष्टि में शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मूल आधार है। इस काव्यखंड में उन्होंने शिक्षा के महत्व को व्यवहारिक, नैतिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सभी स्तरों पर रेखांकित किया है। यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था।
तो इस प्रकार हमने इसमें कवि काव्य खंड और शिक्षा काव्य खंड की व्याख्या की। आशा करता हूँ जो बातें बताई गई वो आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा है। और आधुनिक हिंदी कविता में आपके पाठ्यक्रम में जितनी रचनाएं संकलित हुई हैं सब पे वीडियो बनाए जा रहे हैं। वो सब हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध मिलेंगे, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।